हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 18th एंड 19th ऑफ जुलाई करंट अफेयर्स। ये क्लासेस एज यूजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ग्रेड ए एग्जामिनेशन की तैयारी करें, चाहे वो नाबार्ड का हो, चाहे वो सेबी का हो, चाहे वो किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन का हो। उनके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Or make sure that you attend this class till the very end. Why? Because at the end we'll discuss the most important part, that is your PIB summaries. बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी अभी रिसेंटली एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि अपनी पीआईबी समरीज का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको अपना जनरल अवेयरनेस का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस सेशन टिल द वेरी एंड, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे जो भी सरकार अपने रूल्स रेगुलेशंस या कोई भी स्कीम लॉन्च करे, उन सबको अपन डिटेल में कवर करते हैं। अभी आप देखेंगे रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ अपडेट चल रही हैं, चाहे वो रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन इतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल सोनम वांगचुक जो है, उनका प्रोटेस्ट जो चला था एट द जंतर मंतर, उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए 20th जुलाई को जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको बोला है कि आप पार्लियामेंट की तरफ मार्च करिए 20th जुलाई को। साथ के साथ में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी जो है वो भी रिसेंटली कंक्लूड है, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे कुछ क्लासेस में। और कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको न्यूज़ के बारे में बता सकूं। साथ के साथ में अपन एमसीक्यूज भी जो है वो अटेम्प्ट करते रहेंगे, फिर चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, अपन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अलोंग विद द एमसीक्यूज। ठीक है, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस सेशन now. The first section that we always discuss is of ESI, economy, banking and finance related. Now, recently, IFSC, that is your International Financial Services Center Authority, has released a circular in which they have revised the credit rating agency rules for the gift city. अब देखिए, IFSC रिलेटेड न्यूज़ मेरे को लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी आईएफएससी ने क्या किया ना, रूल्स निकाले किसके रिगार्डिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिगार्डिंग। अब देखिए उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। बेसिकली उन्होंने क्रेडिट रेटिंग की डेफिनेशन को जो है थोड़ा बड़ा किया, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, वो अब सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं रेट करेंगे, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। उसके अलावा जो इशूअर्स है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इटसेल्फ, उसको भी वो रेट कर सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? यस और नो? फिर देखिए, क्रेडिट रेटिंग में जो और भी एंसिलरी पार्ट्स होते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जब आप रेट करते हैं, उसकी क्रेडिट्स को, उसकी उसकी जो रेटिंग्स है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उन सबको भी जो है इस क्रेडिट रेटिंग का जो है पार्ट बना दिया गया है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रेटिंग एक अलग से स्पेसिफिक कैटेगरी भी बनाई गई है। और देखिए, साथ के साथ में जो सीआरएज है यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है वो पूरा रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा सारी ऑर्गेनाइजेशन का। और देखिए, इसमें मटेरियल कंसिडरेशंस भी होंगे, आपके एनालिटिकल रीजनिंग भी होगी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे कि भाई आपने किस बॉडी को क्यों आपने ये रेटिंग करी है, ट्रिपल ए क्यों करी है, ट्रिपल बी क्यों क्यों करी है। तो इन सब के पीछे भी आपको लॉजिक रीजन जो है डिटेल में आपको मेंशन करने होंगे कि क्या रीजन था, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ये रेटिंग क्यों दी। इन सब के बारे में आपको डिटेल में आपको इसमें बताना होगा। साथ ही साथ में पहले आपको, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप रेट कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये जो डेटा है ना, ये प्रिंसिपल कंसिडरेशन और जो क्रिटिकल डेटा है, इशूअर के साथ ही आपको वेरिफिकेशन के लिए पहले शेयर करना पड़ेगा। और साथ के साथ में जो ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो जब कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना,
किसी भी अनवेरिफाइड सोर्सेस से वो रेटिंग ना करे, उसको भी रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो सवाल बनेगा ना वो किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड में। ठीक है, हर तरह के एमसीक्यूज आते हैं आपके, मेजोरिटी थ्री टाइप्स के आते हैं आपके: मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो पर्टिकुलरली जो एमसीक्यू बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा। अब देखिए, आप इसको एक बार रीड करिए एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए, अब इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। ये सारे जो स्टेटमेंट्स है इन इटसेल्फ आर करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग भाशिनी एंड पीएनबी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। तो उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है फॉर मल्टीलिंगुअल एआई बैंकिंग सर्विसेज। नाउ भाषिनी क्या है? भाषिनी एआई अपना एक सोवरिन एआई है। सोवरिन एआई का मतलब यानी कि जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है। तो जो भाषिनी है, ये एक मल्टीलिंगुअल है जो इंडिया की आई थिंक 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पीएनबी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ, फॉर इंटीग्रेटिंग एडवांस्ड मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज इनटू डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क। यानी कि जो भी आपके रीजनल ब्रांचेस होंगे उसमें जो ज़रूरत पड़ती है आपके मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस की, रीजनल लैंग्वेजेस में, तो उसमें ट्रांजेक्शन करना, उसमें इंटरेक्ट करना, उसमें जो है भाषिनी एआई जो है वो उसमें हेल्प करेगा। और क्या क्या आर्किटेक्चर्स बनाए जाएंगे? भाषिनी उद्यत, मित्रा, ऐप मित्रा, प्रवक्ता, भाषादान, इस तरह के कुछ एप्लीकेशन जो है वो बनाए जाएंगे। और ये एक तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आपका बन जाएगा। चलिए, नाउ वन एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिन्होंने अभी रिसेंटली लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो आई थिंक हर महीने आता है। तो रिसेंटली जून 2026 का एक लेबर सर्वे आया, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रही वो अराउंड रही 54.4% नेशन वाइड जून 2026 में। पहले ये 54.2% थी, 0.2% से जो ये इंक्रीज हो गया। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 51.1%, 51.4% हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.5% है। रूरल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल में वो 56.6% थी। अर्बन में कितना हो गया? 50.1%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल में कितनी थी? 53.8%। अर्बन में थी 46.8%। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट थी रूरल में जो थी वो थी 5%, और अर्बन में कितनी थी? 6.6%।
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा? 32.7%, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा रिलीज किया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि अपना एनएसओ। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नाउ अब अपन आ गए हैं दूसरे सेक्शन पे, दैट इज नेशनल एंड स्टेट रिलेटेड न्यूज। तो उसमें जो पहली न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। नाउ ये वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस क्या है? देखिए, आपने देखा होगा जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे लैंड जो एरिया है, एरिया ऑफ लैंड इतना ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं, वो स्ट्रेट वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। ड्यू टू स्पेस कंजेशन, स्पेस की कमी रहती है, लैंड की कमी रहती है, तो इसलिए ये जो बिल्डिंग्स है वर्टिकली बनाई जाती है। और सारे जितने भी उसमें ऑफिसेज हैं, फीचर्स हैं, आपके क्लासरूम्स हैं, जो भी हैं, वो सब उसी वर्टिकल स्पेस में बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक कोई एक बिल्डिंग होती है या कोई फ्लैट होता है। तो वैसे ही एक इंडिया की पहली एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस लॉन्च इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। अब इसकी खास बात क्या है? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी पहली बात तो वर्टिकली बनी है ड्यू टू स्पेस इश्यूज। और इसमें जो है ना एआई ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, लेबोरेटरीज होंगी, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग ऑपरेशंस होंगे। ये सब चीजें जो हैं पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कि पूरी बिल्डिंग को ही जो है एआई से इंटीग्रेट करके बनाया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसमें जो है कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे? जनरेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग एंड रोबोटिक्स। इन सब के बारे में जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नाउ रिसेंटली प्रेसिडेंट मुर्मू, जो अपनी इंडिया की प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने शौ श्रुतम 2026 इनॉग्रेट किया। अब ये श्रुतम क्या है? देखिए, बेसिकली ये एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, एक इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया की जो आयुर्वेदा के बारे में सारी चीज रिसर्च एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं वो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा करती है। इसका कैंपस का है न्यू दिल्ली में है। तो उन्होंने एक कॉन्क्लेव था ये, जो कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें अपन को बातें जो ध्यान में रखनी है वो सिंपल सी यही है कि पहली बात तो होस्ट किसने किया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया? अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द्रौपदी मुर्मू। और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? ओवर मोर देन 30 कंट्रीज। ठीक है। और किसके बारे में डिस्कशन हुआ? बेसिकली जो भी अपने आयुर्वेद रिलेटेड स्टडीज हैं, सर्जिकल टेक्निक्स हो गई, थेरेपीज होती हैं, इन सब के बारे में जो है इस कॉन्क्लेव में डिस्कशन किया गया। ठीक है। चले नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल वेल्स इन पूगा वैली ऑफ लद्दाख। अब ये जियोथर्मल वेल्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है या फिर जो बड़ी बड़ी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो जब ऑयल ड्रिल करती हैं, ऑयल निकालने के लिए ड्रिलिंग प्रोसेस करती हैं, तो वो जियोथर्मल वेल्स बनाती हैं जहां से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पावर के लिए। तो वैसे ही ओएनजीसी ने जो है, ओएनजीसी का एक एनर्जी सेंटर था, उन्होंने इंडिया का पहला और डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स इनॉग्रेट किए। कहाँ पे? पूगा वैली। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, पूगा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पड़ता है? लेह में। लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख का, वहाँ पे ये पूगा वैली पड़ता है। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रिलिंग हुई, कितनी? अराउंड 1000 मीटर से लेके
14,000 फीट तक की जो है इसमें ड्रिलिंग की गई। जो हाई एल्टीट्यूड जोन है 14,000 फीट का, वहां पे 1,000 मीटर तक की जो है यहाँ पे ड्रिलिंग करी गई। और पर्पस क्या था? बेसिकली पावर जनरेट करना। वहां से जितने भी अगर आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या पावर जनरेट कर सकते हैं, तो वो जो है प्रोजेक्ट जो है अराउंड 1 मेगावाट पायलट बेसिस पे ये लॉन्च किया गया था बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, जिनका नाम है श्री VK सक्सेना। तो तीन बातें अपन को ध्यान में रखनी है। पहला, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? वो है श्री VK सक्सेना। और ये कहाँ पे जियोथर्मल वेल्स जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए, कहाँ पे कमीशन किए गए? पुगा वैली विच लाइज इन द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। और किसने एग्जीक्यूट किया? इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय ONGC एनर्जी सेंटर। ठीक है, ये बातें अपन को ध्यान में रहेगी। चलिए अब अपन कुछ MCQs अटेम्प्ट करें इसके। चलिए अब आपके सामने कुछ MCQs है, ट्राई एंड अटेम्प्ट दीज MCQs। देखिए तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन। और जो इंडिया में अभी ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था जून 2026 का, इसमें इंडिया का नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बताया गया है? वो अराउंड बताया गया 5%। इंडिया की पहली AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? दैट इज इनॉग्रेटेड इन चेन्नई। फिर जो सुश्रुतम है वो किसने ऑर्गेनाइज कराया था? वो कराया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, चलिए बैक टू द न्यूज। नाउ विल टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश एंड इट्स कॉमन जोनिंग रेगुलेशंस 2026। अब देखिए, इंडिया में आप देखते होंगे जब भी कोई शहर बसाया जाता है, जब भी कोई सिटी प्लान की जाती है, तो बहुत ही अनप्लान्ड वे में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहीं भी प्लॉट्स कट रहे हैं, कहीं भी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे प्रॉपर आपको जहाँ पे बिल्डिंग सेटअप करनी है वहाँ से जो रोड है वो किस एंगल पे कट होगी, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर होंगे, कहाँ पे जो पब्लिक वॉशरूम है वो कहाँ पे होगा, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं और जनरली इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, एक कॉमन जोनिंग रेगुलेशंस लेके आ रही है। ठीक है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश कॉमन जोनिंग रेगुलेशंस 2026। इसमें होगा क्या ना, जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा, जब भी कोई नई बिल्डिंग बनाई जाएगी या कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग से एक फ्रेमवर्क बना के दिया जाएगा कि भाई आपको आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मैंडेटरी वॉशरूम रखना होगा, आपको मैंडेटरी यहाँ पे पीने का पानी रखना होगा, ये स्पेस रखना होगा, ग्रीन स्पेस कितना रखना होगा, पेड़ पौधे कितने रखने होंगे, इन सब के बारे में डिटेल में जो है ये रेगुलेशंस लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या क्या होगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी कि जो फ्लोर एरिया का रेशियो है डायरेक्टली टू द रोड विड्थ, उसको भी ये रेगुलेट करेंगे। जो टाउन प्लानिंग होनी चाहिए उसमें भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे कि कैसे आपको टाउन प्लानिंग करनी है। मैंडेटरी किया गया है कि आप जो भी कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें मिनिमम 10 to 15% जो है ओपन ग्रीन स्पेस होना चाहिए इन ऑल मेगा कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस अबव 1 एकड़। तो ऐसी कुछ स्मार्ट चीजें जो है ये आंध्र प्रदेश इंटीग्रेट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है इन इट्स जोनिंग रेगुलेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नाउ
we'll talk about India's first night safari in Lucknow gets Supreme Court nod. देखिए, अभी तक ड्यू टू इकोलॉजिकल रीजंस इंडिया में जो सफारी होते हैं वो नाइट में अलाउड नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स बहुत जो वाइल्ड एनिमल्स से डेंजर होते हैं और पर्टिकुलरली रात में एक्टिव भी हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो लीगल चैलेंजेस थे, दैट इज इन्वायरमेंटल क्लियरिंग्स के रिगार्डिंग, उसको डिसमिस करते हुए इंडिया की पहली नाइट सफारी और बायोलॉजिकल पार्क जो है उसको अलाउ कर दिया है। कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अब इस नाइट सफारी जो होगी उस फॉरेस्ट रिजर्व का नाम क्या है? कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लखनऊ में। एंड इट इज मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगापुर नाइट सफारी। ठीक है, तो क्या बात है अपन को ध्यान में रखनी है कि इंडिया की पहली नाइट सफारी कहाँ पे होगी? वो होगी लखनऊ में। कहाँ पे है? कौन से फॉरेस्ट रिजर्व में होगी ये नाइट सफारी? वो होगी कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो आपको ही पता होगा ब्रिक्स की बहुत सारी ब्रिक्स की जो होस्ट कंट्री दिस टाइम इट इज इंडिया। तो रिसेंटली ब्रिक्स की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। 12th ब्रिक्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, और अभी करंट चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है ब्रिक्स की, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। जो इंडिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप है ना, चेयरशिप है, उसकी थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ब्रिक्स। ठीक है, दैट इज फुल फॉर्म इन्होंने ब्रिक्स की यही कर दी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज। तो रिसेंटली स्काई रूट एक प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो उसने एक विक्रम वन नाम का एक इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है। अब ये प्राइवेट रॉकेट, प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है? देखिए, जब भी किसी रॉकेट को लॉन्च करना होता है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस में से एक जो नाम है उसको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल रॉकेट। और ये विक्रम वन क्या है? इट इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल डिजाइन्ड प्राइमरीली टू प्लेस स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ अर्थ की सरफेस लेवल पे होता है, ज्यादा ऊपर नहीं होता है। और बेसिकली जो सैटेलाइट्स है उनको प्लेस करने के लिए ये लॉन्च व्हीकल्स जो है डिप्लॉय किए जाता है बाय द स्पेस एजेंसीज। तो अब अपन को क्या ध्यान में रखना है इसमें? पहला तो इस स्टार्टअप का नाम क्या है? नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंडिजिनियसली डेवलप्ड रॉकेट जिसका नाम है विक्रम वन। और इस मिशन का कोड नेम क्या है? मिशन आगमन। दैट इज आगमन मीन्स अराइवल। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? ये इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से ये लॉन्च किया गया था। और with this, India became only the third country in the world after US and China to possess private sector orbital launch capabilities। तीसरा ही ऐसा देश बन गया इंडिया जहां पे प्राइवेट स्पेस, जो प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटीज आ गई है। ठीक है, तो ये बातें अपन को ध्यान में रहेंगी। साथ के साथ में जो फ्यूल प्रोपल्शन का जो स्टेज है ना, उसका नाम क्या है? उस स्टेज का नाम है रमन वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम अपॉइंटमेंट एंड पर्सनैलिटीज दैट वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो हरजीत सिंह ग्रेवाल, नाउ हरजीत सिंह ग्रेवाल को जो है एज अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का जो है चीफ अपॉइंट किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज क्या है? बेसिकली आपके जो भी इंडिया में माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है।
और उसमें जो है हरजीत सिंह ग्रेवाल जो है उनको एज अ न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ये बातें अपन को ध्यान में रहेंगी। इजी है, कोई इसमें हार्ड फैक्ट्स नहीं है, सिंपल न्यूज है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो उसका आंसर क्या होगा? हरजीत सिंह ग्रेवाल। और ये जो एनसीएम है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नाउ विल डिस्कस सम important MOUs एंड एग्रीमेंट्स। तो रिसेंटली पाई लैब्स ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? गूगल क्लाउड के साथ, फॉर मिशन रेडी एआई सॉल्यूशंस। और अभी आप देखेंगे रिसेंटली एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो अभी अपन ने पढ़ा था कि कैसे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ जो है अब ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पाई लैब्स क्या है? इट इज़ अ डीप टेक एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और उन्होंने पार्टनरशिप करी किसके साथ? गूगल क्लाउड के साथ। और इसमें क्या होगा? बेसिकली आपकी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस का होगा, उसमें रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए रीजनल लैंग्वेज में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है टाई अप इसके साथ किया गया है। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं। अपन ने आई थिंक 4 या 5 न्यूज कवर कर लिए, तो अपन एक बार एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं। 1 सेकेंड। देखिए अब कुछ एमसीक्यूज हैं आपकी स्क्रीन में, तो ट्राई एंड अटेम्प्ट दीज एमसीक्यूज। देखिए, आई होप यू हैव रेड एंड अटेम्प्टेड ऑल द एमसीक्यूज। तो जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था, पहला जियोथर्मल वेल्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है पुगा वैली में, दैट इज ऑप्शन सी। देन कौन से स्टेट ने जो है कॉमन जोनिंग रेगुलेशंस एस्टेब्लिश करे रिसेंटली अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क के लिए? तो उसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। फिर इंडिया की पहली नाइट सफारी कहाँ पे होगी? वो होगी लखनऊ में। और जो 12th ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मीटिंग थी, वो कहाँ पे रिसेंटली हुई थी? वो हुई थी हैदराबाद में। चलिए बैक टू द न्यूज़। नाउ विल टॉक अबाउट सम अवार्ड्स, बुक्स एंड फेस्टिवल्स रिलेटेड न्यूज़। तो रिसेंटली एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर नंदिनी आज़ाद, उनको भारत सम्मान का जो है अवार्ड मिला गया। अब ये नंदिनी आज़ाद करती क्या थी? बेसिकली ये एक पूरा कोऑपरेटिव नेटवर्क बनाया था उन्होंने स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। तो उसमें क्या होता था? फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता था फॉर विमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस साउथ एशिया। यानी कि साउथ एशिया में जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो छोटा मोटा काम कर रही हैं, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रही है, उनको जो है ये क्रेडिट सप्लाई करती थी। तो उसके लिए जो है इन्हें अवार्ड दिया गया। एंड शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्किंग वुमेन्स फोरम इंडिया, दैट इज WWF इंडिया, एंड इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये बातें अपन को ध्यान में रहेंगी, डॉक्टर नंदिनी आजाद और भारत सम्मान 2026। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नाउ अभी रिसेंटली 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए, और इसमें अपन देख लेते हैं कौन कौन से विनर्स रहे। बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर्स हैं ये। ये इन पे डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल बनेगा। तो अपन को देखते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ऑब्वियसली बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा, जो उनकी मूवी आई थी। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रहेगी? आटम द प्ले, दैट इज मलयालम मूवी है कि ऋषभ शेट्टी कंतारा जो है वो कन्नड़ में आई थी।
फिर बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए नित्या मेनन एंड मानसी पारेख। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सूरज बरजातिया फॉर ऊंचाई। और बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, दैट इज कंतारा। एंड बेस्ट फिल्म ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, दैट इज कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज आप इसको रीड करिएगा अच्छे से। ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। और डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फिल्म को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, तो उसका आंसर क्या होगा? आत्म द प्ले, दैट इज अ मलयालम मूवी। ठीक है। और जो ये नेशनल अवार्ड से फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1954। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। तो रिसेंटली एशियन अंडर 19 एंड अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी। तो उसमें जो है उज्बेकिस्तान ने जो है ओवरऑल मेडल टैली में जो है टॉप किया है। और इंडियन कॉन्टिजेंट तो जो था, इंडियन टीम्स जो थी, उन्होंने भी ओवरऑल 29 मेडल सिक्योर करे, जिसमें 5 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। और टॉप कंट्री कौन सी रही? वो रही उज्बेकिस्तान। और एशियन, ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये बेसिकली एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन है, एएसबीसी जिसे कहते हैं, उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपना पीआईबी समरीज का। तो उसमें एक एक करके अपन जो भी फैक्चुअल डेटा है, जो सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स पर, उसको रिवाइज किया है। देखिए पहले कितना था? जो डीजल पे था 8.5 पर रुपीस पर लीटर था, अब उसको बढ़ा के 15.50 पर लीटर कर दिया गया। एविएशन फ्यूल जो था पहले रुपीज 7.5 पर लीटर था, अब इसको बढ़ा के 14.5 पर रुपीज 14.5 पर लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पे पहले 4 रुपए पर लीटर था, अब इसको रुपीज 2.5 पर लीटर कर दिया गया। ये बेसिकली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि अभी देखिए वापस से जो वॉर है स्टार्ट हो गई है, और वापस से पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। तो उसको देखते हुए सरकार चाह रही है कि भाई जितना भी पेट्रोल इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट ना किया जाए, उसको डोमेस्टिकली कंज्यूम किया जाए। तो इसलिए जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है इन पे लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रेस रिलीज पे चलते हैं। Now we'll talk about a shipbuilding cluster that is being approved in Porbandar under the Shipbuilding Development Scheme. So recently एक ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर। अभी ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग बेसिकली जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से डेवलप करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर लॉन्च किया गया। कहाँ पे? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में। और यहाँ पे एक शिप रिपेयर फैसिलिटी भी लॉन्च की गई, कहाँ पे? वादीनार में। किसने अप्रूवल दिया इसको? इसको अप्रूवल दिया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ने। और ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल मिला है। और किसके अंडर में मिला है? शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड होगा? पोरबंदर गुजरात में। 2000 एकड़ के अराउंड में ये फैला होगा। और इसके स्पेसिफिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाएंगे जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री एंड द गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। और टारगेट प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? बेसिकली 1.2 टू 1.5 मिलियन ग्रॉस टन के जो है कार्गोस में प्रोड्यूस करने के इसका टारगेट है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? अराउंड ₹1570 करोड़। कौन बना रहे हैं इसको? जॉइंट, इट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो ये बातें भी अपन को ध्यान में रखनी है। फंडिंग असिस्टेंस 25% जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा अंडर दिस स्कीम, दैट इज शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। और साथ ही साथ में जो बजटरी एलोकेशन दिया गया है ना इस शिप बिल्डिंग स्कीम को, उसका बजट है अराउंड ₹20,000 करोड़ एंड इट इज वैलिड अप टू March 31, 2036।
ठीक है। और इसमें जो सरकार है ना सिर्फ 25% जो है कैपिटल असिस्टेंस देगी, बाकी का जो 50-50% जो है वो सेंटर और स्टेट के जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। कौन है अपने करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिप, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। तो अब अपन कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं। चलिए। आई होप यू हैव रेड ऑल द एमसीक्यूज। तो पहले का आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो फर्स्ट का आंसर होगा स्काई रूट एयर स्पेस। अब देखिए इसमें आप प्लीज कंफ्यूज कंफ्यूज मत हुएगा। ध्रुवा स्पेस भी एक प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप है। अग्निकुल कॉस्मोस भी एक प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप है। लेकिन अभी जो सक्सेसफुली विक्रम 1 मिशन का जो ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है वो किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। और ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो थी ये इसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें किसने होस्ट करी थी? ये करी थी ऑस्ट्रेलिया ने। फिर हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, कौन से कमीशन में? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। फिर पाई लैब्स, जिन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप करी है किसके साथ? गूगल क्लाउड के साथ। सो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए एक और एमसीक्यू सेट है, अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा डॉक्टर नंदनी आजाद, दैट इज भारत सम्मान जिनको मिला है अभी। फिर जो अभी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए उनमें कौन सी फिल्म को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? दैट इज ऑप्शन बी, अत्तम द प्ले। फिर विच कंट्री हैज टॉप द मेडल स्टैंडिंग्स एट एशियन अंडर 19 एंड 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज उज्बेकिस्तान। और फिर जो अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट ड्यूटी रिवाइज की गई है ऑन डीजल, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, 15.50 पर लीटर। ठीक है। पहले कितनी थी ये? पहले थी 8.5। पहले ये 8.5 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई है 15.5। ठीक है। चलिए बैक टू द न्यूज। नाउ विल टॉक अबाउट एनएमसीजी। No, we'll talk about EVSP portal that is being launched by the Union Minister of State uh, for Law and Justice। तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है EVSP पोर्टल। इस EVSP पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन पोर्टल। फुल फॉर्म हाँ आपको याद रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट आप अपनी आंखों के सामने से गुजारिए इसको। और जितना ट्राई कर सकते हैं आप इसको रीड करिए ताकि आपको दिमाग में तो रहे, एटलीस्ट जब आपके सामने ऑप्शन आए तो उसको आप अटेम्प्ट कर सके। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन पोर्टल। बेसिकली इसमें जितनी भी लीगल पब्लिकेशंस होती है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं या जो लीगल टेक्स्ट बुक है, उनको इंडिया की लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में ये प्रोवाइड करेंगे इस पोर्टल पे। किसने लॉन्च किया? अर्जुन राम मेघवाल। कौन है वो? इंडिया के लॉ मिनिस्टर हैं अभी रिसेंट। चलिए नेक्स्ट।
प्रेस रिलीज पे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एनएमसीजी। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया फॉर स्मॉल रिवर रेजुविनेशन फ्रेमवर्क के लिए। एनएमसीजी क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जो गंगा रिवर है उसको क्लीन करने के लिए जो फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर बिल्डिंग एंड वापस उस रिवर को रिवाइव करने के लिए, तो कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए। उस फ्रेमवर्क में क्या है? बेसिकली रूरल एरिया पे फोकस रहेगा, अर्बन फोकस पे भी एरिया रहेगा, और साथ के साथ में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे टू रिवाइव द रिवर गंगा। और जो इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? फ्रेमवर्क का नाम याद रखना आप, स्मॉल रिवर रेजुविनेशन फ्रेमवर्क। किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। चलिए नेक्स्ट प्रेस रिलीज पे चलते हैं। नाउ रिसेंटली इंडिया ने फेज 3 लॉन्च किया है ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। बायोमेडिकल आपको पता है बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, और इंडिया पर्टिकुलरली इसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। तो रिसेंटली इसका फेज 3 लॉन्च किया गया था। इस फेज 3 में क्या होगा? बेसिकली 1500 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फंड करेगा अराउंड 1000 करोड़। और एक ट्रस्ट है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, वेलकम ट्रस्ट, वो 500 करोड़ रुपीस देगा। और इस ट्रस्ट के थ्रू क्या होगा ना, जितने भी आपके हेल्थ केयर इनोवेशंस होते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम है, इन सब में फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसने लॉन्च किया ये फेज 3? जो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए और क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है इसमें? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कब सेटअप किया गया था? फर्स्ट टाइम इट वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1986 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये वेलकम ट्रस्ट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नाउ लास्ट प्रेस रिलीज। तो रिसेंटली रेलवे जो सेक्टर है अपने इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया में इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए, पर्टिकुलरली इन फ्रेट ऑपरेशंस। तो कुछ 8 अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हैं, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो इम्प्लीमेंट की जा रही है इन इंडियाज फ्रेट ऑपरेशंस। तो इसमें देखिए क्या क्या होगा। डायनेमिक प्राइसिंग आर्किटेक्चर होगा, ऑटोमेटेड अलॉटमेंट सिस्टम होगा, और जो स्पीड ऑप्टिमाइज यानी कि जो जो फ्रेट जो ट्रेन्स होती हैं उनकी एवरेज स्पीड को जो है लिमिट कर दिया गया है टू 50 किलोमीटर पर आवर। और एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस, जो भी इनवॉइसेस होंगे वो पूरा डिजिटली क्रिएट होंगे। स्मार्ट यार्ड मैनेजमेंट यानी कि एआई से क्या किया जाएगा, जितने भी रेलवे के फ्रेट यार्ड्स होते हैं ना उनको मैनेज करना, उनका डिटेंशन टाइम जो है उसको ऑप्टिमाइज करना, ये सारे काम जो है रेलवे करने जा रहा है इन रिफॉर्म एक्सप्रेस में। ठीक है, ये बातें अपन को ध्यान में रखनी। करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है अपने? अश्विनी वैष्णव। और फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया कौन सी थी? इट वाज ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। और FOIS की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये बेसिकली एक तरह का आईटी एप्लीकेशन है विच इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपनी जितने भी करंट अपडेट्स थे with regards to the 17th and 18th of July, 18th एंड 19th जुलाई, वो अपने फिनिश हो गए। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सीरम अनूथा क्लासेस। और इसके जो नोट्स और MCQs हैं आपको फ्री में अवेलेबल है ऐप पर, तो आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन तुरंत से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट let's end this class.